मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी नींद से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो सबसे पहले डेली मेल की एक स्टोरी आई है। डेली मेल बरतानिया का एक अखबार है और उसने स्टोरी की है, बड़ी सख्त अल्फाज में, बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और ये स्टोरी है जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उस हवाले से बरतानिया का अखबार डेली मेल लिखता है कि जी डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के हवाले से रिपोर्टेडली बहुत सी शिकायत ईमेल्स के तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और एक पिटीशन भी शिकायती मौसूल हुई है जो कि कहती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए। और इन ईमेल्स में, इन पिटीशंस में इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया है। जो ईमेल्स आई हैं रिपोर्टेडली, जो पिटीशन आई है वो कहती है कि जी एक तो इमरान खान करप्शन केसेस में सजा याफ्ता हैं, सो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिग्निटी के लिए, उसके ऑनर के लिए मुनासिब नहीं होगा। इसके अलावा वुमेन राइट्स के हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताया गया इन ईमेल्स में और इन पिटीशंस में रिपोर्टेडली कि वुमेन राइट्स के हवाले से इमरान खान का जो नुक्ता नज़र है ख़वातीन के हुकूक, ख़वातीन की आज़ादी के बारे में, वो मुताबिकत नहीं रखता जमहूरी अक़दार से और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो है गैर मुनासिब होगा। ख़ासतौर पर जो ख़वातीन के लिबास के हवाले से, उनको मिलने वाले रेप थ्रेट्स के हवाले से। और ये भी कहा गया है इन ईमेल्स में, इस पिटीशंस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की जमात है वो अपने मुखालिफिन ख़ासतौर पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है एक मीडिया गर्दी में मुलव्वस है, यानी कि उनको हरास वगैरह भी करती है। ये सब रिपोर्टेडली उन ईमेल्स में मेंशन है जो कि और पिटीशन में। फिर कुछ उनकी प्राइवेट लाइफ के हवाले से भी शिकायत की गई हैं। फिर जो तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ है इमरान खान का कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में शहीद करार दे दिया इमरान खान ने खिताब करते हुए, और उनका ऑफिस खुलवाने के लिए भी कोशिश की पाकिस्तान में। और जब अमेरिका ने शिकस्त दी, अमेरिका का जब एग्ज़िट हुआ अफ़गानिस्तान से, तो इमरान खान ने कहा कि ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें अफ़गान तालिबान ने तोड़ दी है। तो इन चीज़ों को बुनियाद बना के ये एक पिटीशन गई है, ईमेल्स गई हैं और इनके पीछे नून लीग के एक मेंबर हैं बरतानिया के, खुर्रम बट, उनको करार दिया जा रहा है। खुर्रम बट भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे हमारे साथ। तो क्या इस डेली मेल के इस आर्टिकल का और क्या जो ये पिटीशंस गई हैं, ईमेल्स गई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, इसका कोई इम्पैक्ट होगा इमरान खान के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के हवाले से? और अगर इम्पैक्ट होता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया में, जहाँ पे जुल्फ़ी बुखारी जो कि प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जो मुकदमा लड़ भी रहे हैं, तो क्या वो डेली मेल को लेके जा सकते हैं अदालत में, इसके ख़िलाफ़ अदालत जा सकते हैं? क्योंकि डिसग्रेस, इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी तरफ PMLN इस डेली मेल के आर्टिकल को सेलिब्रेट कर रही है। अब आयरॉनिकली ये वही मुस्लिम लीग नून है कि जब इसी डेली मेल ने एक आर्टिकल, एक मजमून लिखा था, एक खबर दी थी शहबाज शरीफ के बारे में कि फ्लड विक्टिम्स का पैसा वो खा गए हैं, तो इसी डेली मेल के बारे में उस वक़्त की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब क्या कहा करती थी? टेक अ लिसन। ये डेली मेल की झूठी स्टोरियों से आप पाकिस्तान के अवाम की राय नहीं बदल सकते। और 2016 और 2017 में और 2018 में डेली मेल जो है वो फेक स्टोरीज, प्लांटेड स्टोरीज की वजह से बंद होने लगा था यूके गवर्नमेंट की तरफ से। सो इसी डेली मेल को PMLN ले गई थी अदालत में। सो अपनी मर्जी की स्टोरीज जिसको सूट करता है वो उसका नैरेटिव बनाना शुरू कर देता है। इस पे नून लीग से भी सवाल करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा आज का रहेगा बलूचिस्तान की सूरत हाल, जहाँ पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मौजूद हैं। एपिक्स कमेटी का सेशन हो रहा है, बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं। कल शाम को बलूचिस्तान के IG तब्दील किए जा चुके हैं। मौसिम जा अंसारी वहाँ के नए IG बलूचिस्तान है। तो ये सब चीज़ें क्या डिपिक्ट कर रही हैं कि बलूचिस्तान के लिए कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे पास आज बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं खरा सच के नाम से। हसन अयूब साहब
सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, ARY न्यूज़ से मुंसलिक हैं और प्रोग्राम में अपने एनालिस्ट के तौर पे शिरकत भी करते हैं। सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्ज़िया कार हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और मेरे साथ आज एक बहुत खुसूसी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इसरार खान काकड़, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ब्रिलियंट नाम है नौजवानों में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अभी इनसे मुलाकात की है और पाकिस्तान के लिए एक नाम रोशन कर रहे हैं और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इसरार, मैं पहले ज़रा आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है, क्या कोई भी अखबार में ख़बर अफेक्ट करती है उस चांसलर के इलेक्शन को और इमरान खान को लेके, या इस किस्म की शख्सियत को लेके जिनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्शियल ईमेल्स जा रही हों, पिटीशंस जा रही हों, इस तरह की शिकायत हों ख़वातीन के बारे में, तालिबान के मुतालिक, इसका इम्पैक्ट होता है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इनवाइट किया यहाँ पे। इस सवाल के हवाले से आज मैंने एक ट्वीट भी की थी, इसका आंसर करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले इसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी की डिसीजन पे है या नहीं है। मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि जो चांसलर के इलेक्शन है वो चांसलर इलेक्शन कमेटी करती है। बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं। करंटली लीड कर रहा है लॉर्ड रीड, ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट इन UK सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के प्रेसिडेंट है। उसमें से ये जो जितनी भी क्राइटेरियाज़ है, जो पॉलिटिकल पॉइंट्स है या दूसरे पाकिस्तानी के हवाले से इमरान खान की जो पास्ट है, वो कोई इम्पेक्ट नहीं करेगी। जो मेन क्राइटेरिया जिसके मुताबिक एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, वो रेगुलेशंस पब्लिश हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर्स के, उसके मुताबिक ही वो डिसाइड करेंगे। उसमें एक है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। उस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ही अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो वो फिर एक्सक्लूड होगी। इसमें क्या चीज़ें हैं? 4। फर्स्ट, आप अगर करंट स्टूडेंट हो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप करंट एम्प्लॉई हो, यू आर नॉट एलिजिबल। थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ऑलरेडी एक लॉ मेकर हो और यू आर डिक्लेयरिंग टू बिकम अ लॉ मेकर, देन यू आर नॉट एलिजिबल। एंड लास्टली, अगर आपकी यू बिन ट्रस्टीज़, किसी चैरिटीज़ के ट्रस्टी आप इनवैलिडेट हुए हो, तो चैरिटीज़ एक्ट 2011 है, उसके सेक्शन 178 के मुताबिक अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। सो नो मैटर कि आपका तालिबान के बारे में क्या मौक़िफ़ है, आपका ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में क्या मौक़िफ़ है, या आप कहीं कन्विक्ट हैं, इन सब चीज़ों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के ऑनर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी प्रेस्टीज एंड ऑनर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वोटर्स के लिए, वोटर्स को इम्पेक्ट कर सकती है। एक वोटर्स जब एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन है, ये वोटर डिसाइड करेगा कि इन सारी चीज़ों को देखकर, चारों जो कैंडिडेट्स है उनके पास्ट और उनकी मैनिफेस्टोज देखकर उसके मुताबिक डिसाइड। जो यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया है उसमें इवन यहाँ तक कि कोई क्रिमिनल कन्विक्शन की बात भी नहीं लिखी हुई, जो रेगुलेशन में स्पेसिफिकली ट्रस्टी की बात लिखी हुई, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो फ्रॉम चैरिटीज़ एक्ट 2011। तो बाकी जो बातें हैं वो यूनिवर्सिटी का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो वोटर्स पे डिपेंड करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जो कमेटी है, ये इलेक्शन कमेटी बड़ी क्वालिफाइड कमेटी है। सो आई एम श्योर जो वहाँ के क्वालिफाइड लॉयर्स है उसमें, वो दे विल बी लुकिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, क्रूशली डिसाइडिंग कि कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, और फिर वो लिस्ट, फाइनल लिस्ट पब्लिश करेंगे बाय द एंड ऑफ सितंबर। आप ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो फील क्या है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त इमरान खान के हवाले से, इफ़ यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट? जी, मुझे आई हैव नॉट चेक्ड एवरीवन के क्या लोगों के ख्यालात है, या आपकी नज़र में कितने चांसेस है उनके चांसलर इलेक्ट होने के? मेरी नज़र में जो इस वक्त दो बड़े कैंडिडेट्स हैं, हेड टू हेड एक लेडी एलिश है जिसकी 12 साल के एक्सपीरियंस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल भी रह चुकी है एक कॉलेज की, तो काफ़ी अरसे से वहाँ पे एक्टिव भी है। दूसरे कैंडिडेट इमरान खान है। अब इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो आ रही है पाकिस्तानी डायस्पोरा, कुछ मुस्लिम वोट्स उनको आएंगे। लेडी एलिश की जो फिर सपोर्ट है वो थ्रू आउट दिस टाइम शी हैज़ बीन एंगेज विद स्टूडेंट्स जो भी अलुमनाई गए हैं कॉलेज के थ्रू, तो उसकी काफ़ी कनेक्शंस है। सो शी इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन माय व्यू व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल इलेक्शन। राइट, हसन अय्यूब, आई कम टू यू। ये डेली मेल का आर्टिकल आपने डेफिनेटली पढ़ लिया होगा, इसरार खान काकड़ की यहाँ पर गुफ्तगू आपने सुन ली। इम्पैक्ट कर सकता है, बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं, डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर। सो आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद चांसलर का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं इमरान खान? मेरा ख्याल है जी, ये तो बैटर नहीं करता कि डेली मेल ने आर्टिकल में क्या लिखा, क्या व्यूज़ दिए और क्या अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया इमरान खान से मुतल्लिक। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जो ये डेली मेल ने क्यों इतना हार्श वर्ड यूज़ किया, क्योंकि डेली मेल जो है वो पहले जो है वो डेविड रोज, आपको याद होंगे डेविड रोज नाम था, क्या नाम था उनका, जिनके खिलाफ केस किया था
शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर वो केस जीत भी गए। अच्छा, शहजाद अकबर साहब उस जमाने में मुझे याद है वो बड़े बढ़ चढ़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होते थे और डेली मेल को बड़ा प्रोटेक्ट करती थी, बड़ा इनके हक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कायदीन और मिनिस्टर्स उस वक्त कर रहे होते थे। लेकिन आज अचानक से तमाम के तमाम, मैंने जुल्फी बुखारी साहब का ट्वीट पढ़ा है, वो इसको एक थर्ड क्लास अखबार करार दे रहे हैं। तो यानी तहरीक इंसाफ वो तहरीक इंसाफ रहेगी नहीं अगर वो अपने कहे हुए हर लफ्ज से झूठ न ले। तो इस वक्त आई एम श्योर कि अगर आप शहजाद अकबर से भी बात करें तो वो जो पहले कसीदे पढ़ते थे डेली मेल के, वो आज जो है इसको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। तो तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा अपना थूका हुआ चाटना ही है, इनके रसीद में ये लिखा हुआ है या इन्होंने कसम खाई हुई है। जहां तक रहा इलेक्शंस का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का, तो वैसे मतलब तकलीफ कर रहे हैं खान साहब इस वक्त अडयाला के चांसलर बन चुके हैं। तो दूसरा अगर ऑक्सफोर्ड के चांसलर भी बन गए तो अडयाला से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे। तो अडयाला के चांसलर का एजाज उनको मुनफरिद हासिल है और आइंदा कुछ अरसा भी उन्होंने अडयाला का चांसलर ही रहना है। तो हसन, ये ख्वाहिश उनकी जरूर है ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने की, लेकिन अडयाला की चांसलरशिप उनके पास मौजूद है और कोई उनके मध्य मुकाबल आया नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब को यहाँ से अब शिफ्ट कर दिया जाएगा, लाहौर में कोट लखपत जेल उनको भेज दिया जाएगा। तो मैंने उस टाइम भी बड़ा इस हवाले से बड़ा पुरुमीद था कि मैंने कहा जी चांसलरशिप मिल चुकी है अडयाला की उनको, तो वो नहीं जाएंगे। खान साहब को अगर मूव कराने की कोशिश भी की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन आ जाएगी कि खान साहब अडयाला में एडजस्ट हो चुके हैं और उनको यहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन हसन, ये आपका पॉइंट, हसन ये आपका व्यू पॉइंट है, ये आपका एनालिसिस है, लेकिन इसरार खान काकड़ यहाँ पर मौजूद हैं। बरतानिया में सहाफ़ियों से मेरी बात होती रहती है, तो इमरान खान कोई छोटे मोटे कैंडिडेट नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बट आई विल कम टू यू अगेन हसन अयूब। मुबशिर लुकमान, आपकी तरफ आऊँगी। जो शिकायती ईमेल्स एंड पिटीशंस की गई हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं, कन्विक्टेड, करप्शन पे कन्विक्टेड, तालिबान के हवाले से मौक़िफ़, वुमेन राइट्स के हवाले से मौक़िफ़, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, वगैरह वगैरह। इसरार काकड़ की बात आपने सुन ली, वो कहते हैं कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ता जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मैनिफेस्टो भी है, लेकिन आप समझते हैं कि इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है? मुबशिर लुकमान साहब। पहले तो गरीदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम मेहमानों को और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया उन्होंने उसके ऊपर चलना है जी। लेकिन डेली मेल जो है ना, उसके मुतालिक आपको मैं एक बात जरूर बताऊं कि वो लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का, लार्जेस्ट सेलिंग। ठीक। और हम उसको अच्छा कहें या उसको हम बुरा कहें, कता नजर उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीडरशिप बेस है। ठीक। और उसके होते हुए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उससे काफी फर्क पड़ेगा नेगेटिवली बानिया पीटीआई को। जब वोटिंग के ऊपर बात जाएगी तो तब ये आर्टिकल जो है ये उस वक्त उनको हर्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो बरतानिया के अंदर करंट ट्रेंड चल रहा है, और वो देखें, इट इज एंटी इमिग्रेशन प्राइमरीली, और खास तौर पे मुस्लिम इमिग्रेशन वगैरह, और वो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं उनके जो एक किस्म का, अब जो मर्जी रीजन उसका, बट वो हो रही हैं और एक मूवमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इमरान खान को। अगर आज से 1 साल पहले ही इलेक्शन होता तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी डिफरेंट लेवल की होनी थी, और आज जो हो रहा है वो एक डिफरेंट लेवल की बात है। और अभी तक आप ये देखिएगा कि वो जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं, डिस्ग्रेस प्राइम मिनिस्टर, लीगली वो बिल्कुल सही उन्होंने किया, क्योंकि एक आदमी है जिसको अदालत ने सजा दे दी है, वो जेल के अंदर है, मुख्तलिफ काउंट्स के ऊपर है। लेकिन कन्विक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे ना, कन्विक्टेड तो वो हैं, लेकिन डिस्ग्रेस मतलब रुस्वा कर दिया या बेइज्जत किया हुआ या तजलील किया हुआ। हमारे यहाँ आप उसको जो मर्जी कहें, लेकिन बरतानिया और अमेरिका में अदालतों को सुप्रीम समझा जाता है, और जब अदालत किसी को कन्विक्ट करती है तो वो फॉल फ्रॉम ग्रेस ही होती है बेसिकली, और वो डिस्ग्रेस ही होता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि अगर जुल्फी बुखारी साहब उसको चैलेंज करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने इरादा किया, जरूर करें। लेकिन इमरान खान के अपने बच्चे अगर चैलेंज करें तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू हियर फ्रॉम देम कि वो क्या कहते हैं। उनके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके बाप की कितनी बेइज्जती हो रही है या कोई उनको बुरा भला कह रहा है, बरतानिया का अपना अखबार उसको बुरा भला कह रहा है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका टेक इस पे।
یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل کوئی فرق پڑتا ہے اس پہ؟ پڑتا ہے فرق. اور دیکھیں میں جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا کہ کرائٹیریا کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑتا, کرائٹیریا کے اعتبار سے بالکل وہ ایلیجبل ہیں, لیکن جو اس کا پروسیس ہے وہ ڈیفینیٹلی جو رائے ہے ان کے ایلومنائی کی, ان کے کولیگز کی, ان کے ووٹرز کی, جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں, 2.5 لاکھ لوگ اس ووٹنگ میں شامل ہوں گے. اور جس طرح ابھی کہا گیا کہ ایک دیکھیں میں خود کیمبرج کا گریجویٹ ہوں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کو ایک آبجیکٹیولی اسپیکنگ ایک ایلیٹسٹ ماحول تو ہے, اور وہ جو پاپولر پالیٹکس ہوتی ہے یا پاپولر جرنلزم ہوتا ہے اس کو ذرا مطلب تھوڑا سا نا وہ اوپر سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, دے لک ڈاؤن اپان دیٹ. یہ ایک ہے کلچر ہمارا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ یہ پاپولر اخبار ہے, ٹھیک ہے, سن شاید اس سے بھی زیادہ پاپولر ہوگا, وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے معیار پہ نہیں اترتا, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا پہلی بات. دوسری بات کہ کرائٹیریا کے حوالے سے وہ ایلیجبل ہیں, لیکن جو اس کا پروسیس ہے ڈیفینیٹلی اس میں یہ معاملہ میٹر کرتا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے, ان کی نظریات کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے. انہوں نے 20 سال جو سیاست کی ہے وہ بہت ببانگ دہل انہوں نے جو نظریہ ہے طالبان کا اس کا دفاع کیا, اور پچھلے 20 سال سے وہ یہ کرتے رہے ہیں. اور خواتین کے حوالے سے جو بات ہے, دیکھیں آکسفورڈ ہو یا کیمبرج ہو, میں جانتا ہوں کہ کاکڑ صاحب بھی مجھے سیکنڈ کریں گے کہ وہ ایک لبرل ورلڈ ویو کو انٹلیکچولی ایپیٹومائز کرتا ہے, اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کو لیڈ کرتا ہے. اس کا جو ٹریڈیشن ہے, اس کا جو کلچر ہے, اس کی جو سوچ ہے, وہ لبرل ورلڈ ویو کا وہ سیٹ آف لرننگ ہے. نہ صرف ریفلیکشن بلکہ وہ اس کی سیٹ آف لرننگ ہے, جہاں سے وہ روایات اور خیالات اور نظریات پنپتے ہیں, جس کا اظہار اور ترجمانی پارلیمان میں ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی یہ اثر انداز ہوگا. اور ایک بات جو میں نوٹس کی میں نے کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک اوپینین تو دیا کہ یہ کس نوعیت کا اخبار ہے, لیکن جو الزامات اور دلائل اس میں دیے گئے ہیں اس کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو, چاہے وہ طالبان کے نظریے سے ہمدردی اور رکھنے کے حوالے سے ہو, چاہے ان کے حوالے سے کرپشن کے الزامات ہوں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور ابھی کافی دن رہتے ہیں, اکتوبر تک غالباً ہونا ہے یہ الیکشن, جی ہاں, تو ابھی کافی ٹائم ہے. ابھی تو یہ آرٹیکل آیا ہے, ممکن ہے کہ یہ آرٹیکل اور اس طرح کا اور جو حقائق ہیں وہ ان تمام یونین میں, آکسفورڈ یونین میں, آکسفورڈ کاؤنسل میں, فیکلٹی میں, ان کے بورڈ تک پہنچے, اور وہ یہ سنجیدگی سے ریویو کریں کہ کیا ایک شخص جس نے 1976 میں 3rd کلاس ڈویژن لی تھی بی اے کی ڈگری میں, سپورٹس کی بیسس پہ اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, کیا اور اس طرح کے غیر سنجیدہ سی سوچ اور نظریات رکھنے والا شخص اہل ہے اگلے 10 سال کے لیے برطانیہ کی بیسٹ اور موسٹ پریسٹیجیس سیٹ آف لرننگ کی رہنمائی اور لیڈرشپ. یہ اینالسٹ کا پوائنٹ آف ویو تو آپ نے سن لیا, آپ اسے ڈفر کر سکتے ہیں. اسرار خان کاکڑ آکسفورڈ یونین کے وہاں پر پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنا ایک رائے دی ہے اور کچھ حقائق بھی انہوں نے بتائے ہیں. لیکن چونکہ اس سارے ایپیسوڈ کے, اس ساری سٹوری کے 2 دیگر آسپیکٹس بھی ہیں, پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی, کیونکہ جو ای میلز ہیں, پیٹیشنز ہیں, ان کے پیچھے پی ایم ایل این کے خرم بٹ ہیں اینڈ پاکستان تحریک انصاف سے زلفی بخاری عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو زلفی بخاری سے بات کرتے ہیں, پھر خرم بٹ صاحب سے ہی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں اور یو کے میں اس وقت نہ صرف آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے حوالے سے عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی لڑتے رہتے ہیں. السلام علیکم زلفی بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ اپنی مصروفیت میں سے. یہ ڈیلی میل کا جو آرٹیکل آیا ہے جو کہ رپورٹڈلی کچھ شکایتی ای میلز پہ مشتمل ہے, کچھ شکایتی پیٹیشنز پہ مشتمل ہے, اور بڑے سخت لفظ اس نے استعمال کیے ہیں, کوٹ ان کوٹ ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر عمران خان. کیا اس کا فرق پڑے گا جو آپ کیس لڑ رہے ہیں کہ عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑ لیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے؟ What do you say about this? دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو وائی کہ ڈیلی میل کی سٹوری کوئی ریلیونس بھی رکھتی ہے یا نہیں, کیونکہ وہ ایک 3rd کلاس قسم کی ایک ٹیبلوئڈ ہے, اس میں کوئی you can't take things جو وہ کہتے ہیں too seriously, اور نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. It's not a credible news outlet جیسے کہ ٹیلی گراف ہو گیا, گارڈین ہو گیا اور ہو گئے دنیا میں. تو اس سے تو کوئی مطلب کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا as such.
اچھا، آپ اس کے لیے اور بھی سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو ایک تھرڈ کلاس ٹیبلوئڈ کہہ رہے ہیں، لیکن allow me to put up this question and I always appreciate that you are always open to any kind of question. آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف کے حوالے سے ایک سٹوری آئی تھی کہ جو وکٹمز ہیں فلڈ وکٹمز ان کا پیسہ کھا گئے وغیرہ وغیرہ، اس وقت پاکستان تحریک انصاف ڈیلی میل کو ایک بہت کریڈیبل نیوز پیپر قرار دے رہی تھی برطانیہ کا. پھر وہ مقدمہ شہباز شریف نے کیا ڈیلی میل پہ، جس کو ہار گئے ڈیلی میل اور اس پہ اپولوجائز بھی کیا. سو اس وقت ڈیلی میل کیا تحریک انصاف کے لیے کریڈیبل تھا، آج ٹیبلوئڈ ہو گیا، تھرڈ کلاس ہو گیا. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ریدا صاحبہ کہ پاکستان تحریک انصاف نہ میں نے نہ کسی اور نے، نہ عمران خان نے، کیونکہ وہ وہاں ہی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ڈیلی میل کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی آپ نکال کے دیکھیں تو ورڈ کریڈیبل کبھی ایسوسیٹ نہیں ہوا ڈیلی میل کے ساتھ. جو چھاپا گیا صرف وہی ری ٹویٹ کیا گیا ہو یا اس کے اوپر تذکرہ ہوا ہو، جیسے کہ ابھی آپ کر رہی ہیں اور جیسے کہ میں آپ کے شو پہ آیا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو اس کا یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہی نہیں گیا، لکھا گیا ہے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں بولا کہ ڈیلی میل ایک بہت بڑی کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے اور اینی تھنگ آف دا سورٹ. اور جہاں تک ڈسگریس پرائم منسٹر کی بات ہے، ایسے کوئی 5 یا 10 آرٹیکلز ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر ڈیلی میل کے، سارے میں نے آپ کو بھیجی بھی ہیں شو سے پہلے. تو مطلب ہے کہ ایک ٹپکل ان کی لائن ہوتی ہے، سینسیشنلزم ہوتا ہے، they write about dirty gossip, below the belt gossip. ان کا مقصد ہی ہے 10,000 دفعہ سو ہوتے ہیں، 1000 دفعہ کیس ہارتے ہیں، 1000 دفعہ. تو اٹس اے ٹیبلوئڈ. اور اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اتنی محنت کر رہی ہے خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ٹو بیکم این آکسفورڈ یونیورسٹی گریجویٹ. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فائنلی کچھ ہلچل چل رہی ہے، کچھ موومنٹ ہو رہی ہے. I'm enjoying the competition. مزہ آئے گا. لیکن جب تک ایک کریڈیبل سورس نہ آئے، کریڈیبل آرٹیکل، مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ یو کے ایمبیسڈر صاحب باقی سارے پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری اٹینشن خان صاحب کے چانسلر بننے کی نہیں ہے. جہاں میاں والی میں سیکریٹیرینزم ہے، بلوچستان میں آپ نے ایتھنیکل ٹیررزم دیکھی ہے، انفلیشن از تھرو دی روف، IMF ہو نہیں رہا. لیکن I'm glad کہ پوری ٹیم بیٹھ کے خان صاحب کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ صرف پاکستان کے نہیں لیکن پورے سب کانٹیننٹ کے، ایشیا کے پہلے چانسلر بنے آکسفورڈ یونیورسٹی. I'm glad کہ ایٹ لیسٹ یہ کچھ تو کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. آئی وڈ پٹ اپ لاسٹ 2 questions ویری کوئکلی کیونکہ آپ مصروف بھی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ٹیبلوئڈ تھرڈ کلاس نیوز پیپر ڈیلی میل سو بھی ہوتا ہے، مقدمات بھی ہار جاتا ہے برطانیہ میں. تو یہ جو اسٹوری جہاں پر بڑے سخت الفاظ ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا آپ اس کو ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کو برطانیہ کی کسی عدالت میں لے کے جائیں، ان کو مقدمہ کر دیں؟ بیکاز ساکھ کو نقصان تو پہنچایا گیا ہے، اور ساکھ کو نقصان پہنچانا برطانیہ میں بہت بڑا جرم ثابت اگر ہو جائے تو اس کی پینلٹی بہت بڑی ہے. ہاں دیکھیں، ٹو یوز دا ورڈ ڈسگریسڈ، اس پہ اگر لا کیس بنتا ہے یا نہیں میں اپنے لائر سے پوچھوں گا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں کوئی ڈیفیمیشن یا اس چیز پہ کیسز پہ گیا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں کبھی ہارا نہیں ہوں. اور ان چیزوں میں جو بھی اور ابھی خان صاحب کا UN کا کیس تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کریڈیبل، ایک ٹیبلوئڈ نہیں لیکن ایک کریڈیبل یونائٹیڈ نیشن کے ایک ورکنگ گروپ نے خان صاحب کو ایک فل جی آئی کین ہیئر یو، پلیز کنٹینیو. جی خان صاحب کو ایک فل کلیئرنس دی ہے کہ ان کو جیل میں ایلیگلی رکھا گیا ہے ہر چیز. تو جو بھی چیز ہوگی ظاہری بات ہے ٹاپ لوئرز رکھ کے ہم دیکھیں گے. جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی 2018 میں لکھا ہے ڈسگریسڈ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف heads straight to jail over corruption conviction after returning to the country from London. تو یہ ایک نارمل چیز ہے جو وہ لگاتے ہیں کیونکہ ایک ٹیبلوئڈ ہے تو سینسیشنلزم ہے. The word disgrace is clearly overused and loosely used in many cases and in many cases not. لیکن اگین وہ لوئرز ڈیسائیڈ کریں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈیفیمیٹری کوئی کیس بنتا ہے تو ضرور ہم کیوں نہیں ڈیلی میل کو سو کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ون لاسٹ کوسچن، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلی میل کے اس آرٹیکل کی وجہ سے یا ان پیٹیشنز کی وجہ سے یا جو ای میلز جاری ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو، ان کی وجہ سے عمران خان کے مقدمے پہ یا ان کے چانسلر کا الیکشن لڑنے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بیکاز جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بہت سنگین ہیں. وہ صرف ویمن رائٹس کے حوالے سے نہیں ہیں، ہراسمنٹ کے میسوجنسٹک ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ طالبان کے حوالے سے ہیں. اسامہ بن لادن کا اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فرق پڑے گا
इम्पैक्ट पड़ेगा इमरान खान के इस चांसलर लड़ने के इलेक्शन के मुकदमे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखें ये एक ज़ाहिरी बात है कि एक प्लांटेड आर्टिकल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा इदारा डेली मेल ना पढ़ता है ना उनको परवाह है, बल्कि ये हमारे फेवर में ही जा सकता है, क्योंकि अगर डेली मेल किसी के खिलाफ कुछ लिख रही हो तो यूजुअली उसकी क्रेडिबिलिटी But I'm not just referring to Daily Mail here. I'm referring to the petitions, to the emails which are reportedly being sent to Oxford University. देखें रीदा साहब, आप बाहर इंग्लैंड में जब आप पिटिशन लिखते हैं तो अगर एक वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन, एक जेन्युइन एनजीओ जो यूके रजिस्टर्ड जिसकी कोई हिस्ट्री हो, अगर वो ग्रुप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लिखती विद ऑल देयर सिग्नेचर्स एंड स्टैम्प्स, उससे शायद अगेन फर्क पड़ सकता है या नहीं, आई कांट आंसर। लेकिन एक बाउंसर को वहां जाना टोपी पहन के, या किसी और को, या मियां साहब के चौकीदार को वहां जाना और उनका पिटिशन देना, या किसी और गुलू बट का देना, मतलब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीजें हमारी फेवर में जा रही हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। यू नो, ठीक, थैंक यू वेरी मच जुल्फे बुखारी साहब। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी कंटिन्यूड है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PMLN की भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके खुर्रम भट्ट जो कि बरतानिया में उनके मेंबर हैं, वो इस पिटीशन के पीछे हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई है कि इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। वजूहात आप सबके सामने आ चुकी हैं। खुर्रम भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भट्ट, और ये पिटीशन जो आपने फ्लोट करवाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ इसरार खान काकड़ भी मौजूद हैं, बाकी एनालिस्ट भी मौजूद हैं। सबकी एक यूनानिमस राय है कि क्राइटेरिया पे फ़र्क नहीं पड़ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के हवाले से, वोटिंग पे परहैप्स असरअंदाज हो जाए। सो क्यों आप रोकना क्यों चाहते हैं इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के हवाले से, जब वो क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं पूरे? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे लिया इस टॉपिक के लिए। देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इन होल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपने क्राइटेरिया की बात की है, तो अगर ये मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं और आप सब लोग भी, अगर आप इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के लिए आप जाकर देखें उनकी वेबसाइट पे, तो उनकी काफ़ी क्लॉजेज हैं। जो क्लॉज उनकी एक फिनांस से रिलेटेड है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि चांसलर मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ चैरिटी ट्रस्टी। एक बड़ी छोटी सी बात है जो उन्होंने यानी कि ये बताई है फिनांस से रिलेटेड। लेकिन अगर आप इसी को लेकर चलें और खान साहब को देखें, खान साहब का तो जुर्म इससे बहुत बड़ा है। खान साहब तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हुए हैं। और ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये कोर्ट्स कह रही हैं। तो आपको पता है यूके में अगर आप फाइनेंशियल करप्ट डिक्लेयर होते हैं तो यहाँ पर आपको कोई 50 पाउंड का क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, आप अपना कोई बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा सकते। तो ये तो एक बहुत बड़ा ओहदा है। तो कैसे जो है आन साहब इस ओहदे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो मैंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस में मेरी जो कोरस्पॉन्डेंस हुई है, जो उनके साथ कम्युनिकेशन हुई है, यही चीज़ मैंने उनके आगे रखी है कि एक फाइनेंशियल करप्ट बंदा जो सर्टिफाइड है, जिसको अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर किया है, वो बिल्कुल इस इलेक्शन के लिए मौजू नहीं है और किसी सूरत भी इसकी एप्लीकेशन जो है वो थ्रू नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गो थ्रू होने देती है इमरान खान को चांसलर के इलेक्शन के लिए, तो ये PMLN के लिए बहुत बड़ी सुबकी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस डेली मेल को आज सेलिब्रेट कर रही है मुस्लिम लीग नून, इसी डेली मेल को आप लोग झूठा अखबार करार दे रहे थे, कह रहे थे जी 2016, 17, 18 में ये अखबार बंद होने जा रहा था, क्योंकि उस वक़्त शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टोरी थी कि फ्लड विक्टिम्स के पैसे शायद वो खा गए हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी की स्टोरी हो तो अखबार मुस्तनिद है, अपनी मर्ज़ी की स्टोरी ना हो तो अखबार फेक है। खुर्रम भट्ट जी, देखें, आपने जो पहला आपका जो क्वेश्चन है कि अगर ये एप्लीकेशन इनकी थ्रू हो जाती है तो ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए सबकी होगी। देखें, मैं जैसे जो मुझे उम्मीद है कि किसी सूरत भी, और जो मैंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको बताया है, और इस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे मैं नहीं समझता खान साहब किसी तरह भी उतरते हैं, किसी तरह भी इस एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए वो काबिल हैं। अगर इसके बाद भी अगर खान साहब को किसी सूरत भी एप्लीकेशन थ्रू होती है तो फिर एक सवालिया निशान होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी कि एक
चांसलर की पोस्ट जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है, और इस पोस्ट की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें वन ऑफ दी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फंड रेजिंग लोकली इंटरनेशनली। उस बंदे ने, चांसलर ने फंड रेज करना है यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक बंदा जो फाइनेंशियल करप्ट है उसी को आप फंड रेजिंग के लिए आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि जिसका अपना दामन साफ नहीं है। ठीक, बहुत तो शुक्रिया। दूसरी जो जी ठीक है, जवाब मुकम्मल कर लीजिए खुर्रम भट्ट साहब। जी, दूसरी आपने जो बात की है अखबार के मुतालिक, देखें अखबारात स्टोरीज जो हैं वो शाया करते हैं, तो बिल्कुल खान साहब तो बहुत एडवांटेज लेते हैं कि जी यहाँ पर मैं एक मुझे जो है यूके के, मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, पाकिस्तान में तो हूँ मैं, लेकिन यूके में मैं तो अगर यूके के अखबार ने इमरान खान को डिस्ग्रेस लिखा है तो इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक पूरी जो है वो पिटिशंस हैं और वो वर्डिक्स हैं कोर्ट के जो वो अखबारात ने देखे हैं, तो इस वजह से उन्होंने खान साहब को डिक्लेयर किया। जी राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम भट्ट साहब। और हम प्रोग्राम में प्रोसीड करेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से भी हमें बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुबशिर लुकमान साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। बलूचिस्तान एपिक्स कमेटी का सेशन आज वहाँ पे इजलास, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ दोनों शरीक। इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड तो हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से बड़े फैसले। क्या ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट बलूचिस्तान की पॉलिटिकल एंड अदरवाइज हिस्ट्री में साबित होगा? कौन से बड़े फैसले मुबशिर लुकमान साहब आप एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, इसमें काफ़ी फैसले एक्सपेक्टेड हैं और सबसे बड़ी बात जो है ना वो अब यह है कि मैं आपको बताऊं, इनफ इज इनफ, नो मोर नॉनसेंस। एंड किसी को अब पाकिस्तान की सालमियत से, बलूचिस्तान की सालमियत से खेलने नहीं दिया जाएगा, और ये तो फैसला हो चुका है। और इस पे आई थिंक सीरियस एक्शन इज अंडरवे। अगर हम उसके मुतालिक बात करेंगे कि क्या होने लगा है क्या नहीं होने लगा, तो वो तो कबल उस वक्त होगा। एंड ये वो क्रिकेट मैच नहीं है जिसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर दें कि जी टॉस जीत के बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग पहले करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा चैलेंज इससे बड़ा कोई भी नहीं आया रिसेंट सालों में जो मुझे याद है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें मुझे, मैं यहाँ पे एक कमेंट कर सकूं कि देखें, ये बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे शहीद हुए हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करने वाले शहीद हुए हैं, आम हमारे शहरी शहीद हुए हैं, और इसके ऊपर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और आप बानिए तहरीक इंसाफ की बात देख लें कि उन्होंने पूरी दुनिया में उनके आर्टिकल्स जा रहे हैं, हर चीज़ जा रही है, उनके बयानात आ रहे हैं, रोज़ वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको। परवेज इलाही सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खामोश हैं, एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने निकाला। सारी उम्र उन्होंने यानी पिंडी के मरूने मिन्नत रहे, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बोल रही हैं। बाकी आप जितने भी लीडर्स हैं उनके, आप अलीमा को देख लें कि वैसे तो हर बात पे इतना बढ़ चढ़ कर बातें कर रही हैं, बोल रही हैं, तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान के हक में और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के डिफेंस में। एक लफ्ज़ बोलते हुए इन सबको मौत आ रही है, एंड दिस इज कंडेमनेबल। अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो है आज इकट्ठे नहीं होते, एक पेज पे नहीं होते, फिर इनको हक नहीं है इस मुल्क में पॉलिटिक्स करने का। ठीक, बिल्कुल। मुबशिर लुकमान साहब, वैलिड पॉइंट्स आपके। सैयद मोहम्मद अली, बलूचिस्तान के मामले पे आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में मौजूद होना, एपिक्स कमेटी का इजलास वहाँ पे करना, व्हाट डज दिस डिपिक्ट? Does it depict the seriousness of the state? I think it depicts three things. Number one कि जो फ़ौजी और सियासी क़यादत है वो हाईएस्ट लेवल पे इससे कमिटेड है, वो ग्रेविटी को रियलाइज़ करती है और वो फिज़िकली भी वहाँ पे जाके जो तमाम रेलेवेंट लोग हैं बलूचिस्तान के उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती है, उनसे कंसल्ट करके एक इंक्लूसिव और टाइमली प्रोसेस के नतीजे में जो एडिक्वेट मेजर्स हैं वो लेना चाहती है। तो क्या एक SHO के ज़रिए बलूचिस्तान ठीक हो सकता है? और जो कल IG बलूचिस्तान तब्दील हुए हैं, क्या ये समझा जाए कि अब SHO या IG बलूचिस्तान ठीक करेंगे? देखें, इसमें मैं जो अल्फाज का एहतियात डेफिनेटली करनी चाहिए थी नकवी साहब को, लेकिन मैं इसकी जो स्पिरिट है उससे डिसएग्री इसलिए नहीं करता कि देखें, बुनियादी तौर पे जो इंटीरियर का डिपार्टमेंट है, वैसे भी वज़ीर दाखिला हैं, और दूसरी बात ये है कि हर काम आप सिर्फ फ़ौज पे नहीं डाला जा सकता, और ये वो एक्चुअली बड़ा ज़रूरी है कि हम समझाएं तमाम बलोच बहन भाइयों को
کہ فوجی آپریشن جو ہے وہ واحد اس کا حل نہیں ہے، وہ آخری آپشن ہے۔ اگر آپ کے سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جو کہ ہمارے گلی محلے بازاروں میں رہتی ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے۔ کل بھی جو ان کی میٹنگ ہوئی چیف منسٹر بلوچستان سے، اس میں 4 باتیں بڑی خوش آئند ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جی آپ ان کو 20 ارب جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کی بات بھی ہوئی ہے عزم استحکام کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی ہے، ہتھیاروں کی، انٹیلیجنس کی، ٹریننگ کی، یہ تمام چیزیں اگر دی جائے اور مکمل فوج اور سیاسی قیادت کی ان کو سپورٹ ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس سے نمٹ نہ سکیں۔ دیکھیں فوج جو ہوتی ہے وہ آپریشن کلیئر کرتی ہے اور پھر اپنے بیسز میں واپس چلی جاتی ہے، وہ رہتی نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن جو انوائرمنٹ ہے وہ بیڈ گورننس یا گریونس کی وجہ سے اگر پیدا ہوا ہے، اس ویکیوم کو فل کرنا وہ محرومیاں پیدا کرتا ہے، وہ محرومیاں جو پیدا ہوئی ہیں ان کا ازالہ سب سے زیادہ جو بلوچ نمائندے ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا بلوچستان، اسرار خان کاکڑ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، سو بلوچستان کا یہ ایکچوئل فیس ہے جو کہ ترقی کا ہے، جو کہ ذہانت کا ہے، صلاحیت کا فیس ہے۔ اسرار، یہ ابھی جو بلوچستان میں ہوا ہے اکبر بگٹی کی ڈیتھ اینیورسری پہ جس طرح سے سویلینز کو شہید کیا گیا، سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، بطور ایک نوجوان جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے اور بلوچستان کے نوجوانوں کو محرومیوں کی بہت شکایت ہے، what do you feel about it؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت سخت ہی الفاظ میں مذمت ہونی چاہیے جو لوگ اس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ڈزنٹ میٹر کہ واٹ ایتھنیسٹیز دے بلانگ ٹو، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتی کسی کی جان لینے کی، اور پھر تو یہ تو سارے پاکستانی ہی مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ سیکنڈلی بات رہی بلوچستان کی، جو ایشوز ہے وہ جنوین ایشوز ہے۔ اس وقت پاکستان کی بلوچستان میں نوجوان جو ہے وہ 70% آنورڈز ہے، اور یہ پڑھی لکھی ایک نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس نوجوانوں میں بالکل نا امیدی ہے، اور وہ آئی تھنک دے آر کوائٹ ڈس انگیجڈ when it comes from the state, when it comes to their representation. ان کی ریپرزنٹیشن اس حد سے نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن جو مسئلے ہے اس کا پولیٹیکل سلوشن جس میں جنرلی اسٹیٹ کو ابھی کنسیڈر کرنی چاہیے ان ٹرمز آف جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں کی، بندوق اٹھانا مسئلے کا حل نہیں، یہ حل بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو ناراض بلوچ ہے ان کے ساتھ جنون کنورسیشن اور نیگوسیشنز، اور وہ بھی وہاں کی جو ریپرزنٹیٹیوز ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، ان کے تھرو کمیٹی بٹھائے، کمیٹی کو اختیارات دے تاکہ وہ جا کے آگے بات کرے۔ دے شوڈ ہیو دیٹ ایبلٹی ٹو آفر دیم سم۔ اسرار، ایک تو آپ بات کر رہے ہیں ناراض بلوچ کے حوالے سے، ناراض بلوچوں کے حوالے سے، دوسرے ہیں جو دہشت گرد عناصر جو کہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، سو ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ آپ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے پرسنلی میں پشتون ہوں تو اٹ ول بی انفیئر کہ میں بلوچ نوجوانوں کی اس طرح ریپرزنٹیشن کروں گا۔ بات رہی جو وہ بلوچ جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہے، اس کا بھی کبھی بندوق، اس کی ریزن یہ کنیکٹڈ ہے، اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ سچویشن۔ پاکستان کی تاریخ میں 1948 آنورڈ سے یہ مسئلہ ہے، اس کی بڑی کمپلیکس ایک کنسیڈریشن ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے، تو وہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنی چاہیے کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہے۔ وہی بلوچ نوجوان جاتے کیوں ہے وہاں پہ بندوق اٹھانے، کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ 8-9 لوگوں کی اٹھائے جنہوں نے حملے کیے، سارے 20, 21, 22 سال، سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کو پہلے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو پہلے انہی نوجوانوں کے ساتھ ان کے مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ انہی مسئلے میں سے کچھ اٹھے ہیں آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈس اپیئرنس کے حوالے سے، حل کرے وہ مسئلے جن کے ڈس اپیئرنس میں جن کے مسئلے ہیں، ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئے، قانون کے تھرو ان کو جو ہے نا پروسیس کرے تاکہ وہ اسٹیٹ کا حصہ رہے۔ کرنٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بہت سے نوجوان وہ اسٹیک ہولڈرز ہی نہیں ہیں، دے ہیو نتھنگ ٹو لوز ایٹ پوائنٹس۔ اگر اس طرح ان کا جو محرومی کا ایک احساس ہے وہ برقرار ہے ابھی تک؟ بالکل میری نظر میں برقرار ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں نفرت میں اور گریونس میں فرق ہے۔ جو لوگ جن کا گریونس ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کا آئینی، سیاسی اور پرامن انداز میں حل کرنا صوبائی اور مرکز کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو دہشت گرد ہیں، جو کہ ملک دشمن عناصر ہیں، فورن فنڈنگ سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو وہ ہلاک کرتے ہیں اور ایتھنک ڈویژن کی کوشش کرتے ہیں، وہ چند لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین، قانون اور خود جو بلوچ غیرت مند اور باشعور لوگ ہیں جو کہ اس طرح خواتین کو گمراہ کر کے دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں، یہ بلوچ روایات کے بھی خلاف ہے۔ ٹھیک، اسرار آپ اس نظریے سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل آئی ایگری ان دا سینس کہ یہ دونوں چیزوں میں پہلے تو ایک ڈفرینس کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ مسئلہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ جب بھی کسی ایشو کو ڈیل کرتے ہو پہلے اس کی کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ تک وہ مسئلے کو سمجھیں گے نہیں آپ سولوشن اورینٹڈ کوئی مسئلہ سولوشن لا ہی نہیں سکتے, اور آپ سیکورٹی لینس سے جب دیکھیں گے آپ کی رسپانس سیکورٹی لینس والی آئے گی. رائٹ, یہ بہت زبردست گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے, اینڈ آئی ایم پلیزڈ اینڈ آئی ایم so privileged to have such learned debate around, and I wish کہ ٹائم زیادہ ہوتا پروگرام کا تو ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے, پر ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ اسرار خان کاکڑ, سید محمد علی صاحب, مبشر لقمان صاحب, حسن ایوب صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, زلفی بخاری پروگرام میں تھے, خرم بٹ, ان سب کا بہت شکریہ. آج سے انشاءاللہ منڈے 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.